स्वीकारें अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 13वां अंक। अशोक का सैन्य दल कलिंग के उत्तर और पश्चिम के प्रदेश विजय कर लूटपाट करता हुआ कलिंग राज्य की सीमा तक पहुंच गया। मगध की सेना द्वारा लूटे हुए और त्रस्त लोग बहुत बड़ी संख्या में कलिंग राज्य के अनेक नगरों और राजधानी में शरण के लिए आ गए। इन त्रस्त और पीड़ित लोगों के कारण राजधानी में विरूपता और आतंक छा गया। यज्ञ बलि के प्रश्न पर नगर में उत्पात हो जाने से प्रजा अत्यंत अवसन्न थी। महारानी के नगर त्याग के समाचार ने उन्हें और भी अवसन्न कर दिया। महामात्य सुकंठ राज्य और नगर का संपूर्ण आतंक और अवसाद अपने हृदय में समेट कर भी अविचलित थे। उन्होंने मुस्कान से प्रजा को आश्वासन दिया, भगवती राजमाता राज्य की रक्षा और कल्याण के उद्देश्य से ध्यान साधना द्वारा दिव्य शक्तियों की सहायता पाने के लिए तप कर रही हैं। महारानी की इच्छा है कि महाराज के आदेश के अनुसार विजय के शुभ लग्न में जन्म ग्रहण करने वाली देवता रूप युवराज्ञी अमिता अविलंब सिंहासनारूढ़ होकर देश और प्रजा के कल्याण का भार संभालें। इसलिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी से राजेश्वरी का अभिषेक उत्सव आरंभ होगा। राजधानी में प्रजा आनंद और उत्साह से उमड़ पड़ी। नगर के भवनों, अट्टालिकाओं और हवेलियों से मृदंग, झांझ, तूरे और भेरी के शब्द उठने लगे। वीथियों, पण्यों, राजपथों, द्वारों और राजप्रासाद के आलिंदों में बंधनवार और तोरण बांधे जाने लगे। नगर का वातावरण धूप, अगर, तगर आदि सुगंधित द्रव्यों के धूम और घी, तेल, अन्न, मांस आदि के अग्नि के संपर्क में आने की गंधों से बोझल हो गया। प्रजा आनंद और उत्साह में थी। उत्साह में अशोक के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए युद्ध का कार्य दूने उत्साह से होने लगा। महाअमात्य जानते थे अपने दुख और संताप से निरुत्साहित मनुष्य शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सकता। महाअमात्य की आयु 55 वर्ष की थी, तभी पत्नी का देहांत हो गया था। उस समय उन्होंने पारिवारिक हवेली में रहते हुए भी पारिवारिक और वैयक्तिक चिंताएं छोड़ वानप्रस्थ वृत्ति ग्रहण कर ली थी। पुत्र वधू और पौत्र पौत्रियों को देखे उन्हें 2-2, 3-3 सप्ताह बीत जाते। महारानी के राजप्रासाद से चले जाने पर उन्होंने बालिका युवराज्ञी के प्रति माता का कर्तव्य भी स्वीकार किया। चिंतित रहते कि बालिका कहीं मां के अभाव में दुखी और अधीर न हो जाए। महामात्य ने अपने पुत्र और पुत्री को आदेश दिया कि युवराज्ञी के समवयस्क अपने पुत्र और पुत्रियों को लेकर राजप्रासाद जाएं और बालिका का विनोद करें, उन्हें उदास न होने दें। वे स्वयं भी जब तब युवराज्ञी के दर्शनार्थ जाते रहते। आचार्य को इस विषय में सबसे अधिक भरोसा प्रासाद के कर्मांतधिष्ठायक सामंत प्रताप, वृद्ध कंचुकी उद्दाल, प्रौढ़ा दासी वापी और युवराज्ञी की विशेष दासी हिता का था। हिता अमिता को बहलाए रखती, उसे माँ की याद तो न आने देती, परंतु फिर भी बालिका कभी कभी माँ को याद कर उठती। तब हिता अमिता को बहलाने में सफल होकर भी स्वयं अधीर हो जाती। राजमाता के राज्य त्याग से उसका भविष्य भी तो अंधकारमय हो गया था। बालिका महारानी के लिए राज्य सिंहासन पर निश्चल बैठने की अपेक्षा हिता की उंगली पकड़े आंगन में उछल कूद करना, बभ्रू के पीछे उद्यान में दौड़ना अधिक रुचिकर था। उसे कलिंग की राजेश्वरी बनने में और सिंहासन आरूढ़ होने में कोई सुख न था, न ही कोई विनोद का अनुभव होता। राज्य तिलक अनुष्ठान के आरंभ में राजगुरु ने युवराज्ञी के शरीर पर 7 नदियों और 7 सिंधुओं का जल छिड़का। अमिता प्रसन्न होकर ऊंचे स्वर में खिलखिलाकर हंस पड़ी और स्वयं भी पवित्र जल राजगुरु और उपस्थित जनों पर छिड़क कर खेलने लगी। राज्य तिलक और राजदंड धारण करने के विधान पूर्ण न हुए थे। बालिका एक स्थान पर बैठे बैठे थक गई। व्याकुल अमिता उठकर भाग जाना चाहती थी। महामात्य, महासेनापति और राजगुरु बालिका राजेश्वरी को समझा रहे थे कि राजेश्वरी बन जाने पर असंख्य खेल खेलने को मिलेंगे, सब लोग उनकी बात मानेंगे, पर वो हठ से अपना पूरा शरीर झकोर झकोर कर अस्वीकार कर देती।
हिता ने सहमते हुए अनुमति लेकर महामात्य की ओर देखा और आगे बढ़कर महारानी के कान में कहा, महारानी ने यदि बात नहीं मानी तो हम महारानी से नहीं बोलेंगे। हिता ने संभ्रांत लोगों से आंचल की ऊंट कर अमिता को अपनी आंखों में आंसू दिखा दिए। अमिता उसके गले से लिपट गई और कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठना स्वीकार किया। अमिता सिंहासन पर बैठ तो गई, परंतु महाअमात्य, महासेनापति, राजगुरु आदि वृद्ध और अति गंभीर व्यक्तित्व के चारों ओर आ जाने से उसे परेशानी हुई। अमिता ने हिता को सिंहासन के समीप बैठने का आग्रह किया। महाअमात्य हिता को महारानी की चंवर धारिणी का पद देने के लिए विवश हो गए। हिता अचानक महत्वपूर्ण हो गई थी। स्वर्ण का रत्न जटित भारी मुकुट सिर पर रखे जाने से महारानी ने आपत्ति की। वो माँ को पुकार पुकार कर रोने लगी। समझा बुझाकर उन्हें मुकुट पहना दिया गया। अमिता की आंखों में यातना के आंसू आ गए। महाअमात्य ने जिसके सामने नतशिर होकर स्वामी भक्ति और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा की, उसी महारानी की आंखों में आंसू देखकर महाअमात्य ने उन्हें गोद में उठा लिया। महाअमात्य ने बालिका महारानी को रिझाने के लिए मुस्कुराकर दुलार किया। परम भगवती, राजेश्वरी की आंखों में आंसू नहीं आते। वे मन ही मन सोच रहे थे, जिस सिंहासन के लोभ में चंड अशोक ने अपने 99 भाइयों का संहार किया, राज परिवार के 500 व्यक्तियों को रक्त में डुबो दिया और दूसरे राज्य सिंहासनों के लोभ में लाखों मनुष्यों का संहार किया है और लाखों का संहार करने के लिए उद्यत है, क्या उस राज सिंहासन का सुख यही है कि एक बालिका उससे 2 घड़ी में थक गई? ये बालिका का ज्ञान है या उसका निष्पाप हृदय? राजेश्वरी अमिता के राज्याभिषेक अनुष्ठान के उपलक्ष्य में कलिंग की प्रमुख नर्तकियां राजसभा में महारानी की मंगल कामना के लिए नृत्य कर रही थी। महारानी राज सिंहासन पर बैठे बैठे उकता गईं और वो अपने कुत्ते बभ्रू और कुरंग शावकों के साथ खेलने का हठ करने लगी। अपने आसन पर बैठे महाअमात्य देख रहे थे कि हिता और वापी महारानी को बहलाकर बिठाए हुए हैं। हिता के चातुर्य से अमिता को नृत्य करती नर्तकियों के पांवों में छनक छनक करते नुपुरों में रस आने लगा। महारानी सहसा पुकार उठी, हम भी नाचेंगे। समीप बैठे महाअमात्य ने उन्हें धीरे से समझाया, परम भगवती, प्रजा के सामने राजेश्वरी का नाचना उचित नहीं। महाअमात्य ने अमिता को नाचने की अनुमति नहीं दी तो वो हट कर बैठी। हम अम्मा के पास जाएंगे। राजनीति से कभी न थकने वाले महाअमात्य बालिका के हठ से विवश होकर बोले, नहीं महारानी, आप नहीं नाचेंगी। अमिता ने तर्क किया, आचार्य काका, आप तो कहते थे कि सिंहासन पर बैठने पर मुकुट पहनकर हम राजेश्वरी बन जाएंगे तो सब हमारी आज्ञा मानेंगे। आप हमें नाचने क्यों नहीं देते? आप हमारी आज्ञा क्यों नहीं मानते? कठिन परिस्थिति में विवश महाअमात्य ने राज सिंहासन के पीछे चंवर लिए खड़ी हिता की ओर देखा। हिता ने महाअमात्य का संकेत समझकर मुख और नेत्रों में गंभीर भाव लाकर महारानी के कान के समीप झुककर समझाया, महारानी, नाचने से बच्चों के पाँव में मूंछ आ जाती है। महारानी के पाँव में मूंछ आएगी तो दादी, राजमाता और दंडक दासी को कोड़ों से पिटवाएंगे। अमिता हिता पर मार के भय से चुप हो गई। राजसभा में नाचने का हठ उसने छोड़ दिया। नगर में महारानी की शोभा यात्रा के समारोह के दिन राजपथ के दोनों ओर सभी भवन, अट्टालिकाएं और हवेलियां वंदनवारों, तोरणों और रंगीन रेशमी सूतों, वस्त्रों, बहुमूल्य दुशालों से ढक दिए गए। तोरणों में कलश, नारियल और सुपारियां लटकी हुई थीं। शोभा यात्रा के मार्ग के दोनों ओर के भवनों, अटारियों और हवेलियों की छतें, छज्जें कुल नारियों और कुल वधुओं के बोझ से चरमरा रहे थे। मार्गों की दुकानों और भवनों के छज्जों पर कहीं तिल रखने का स्थान शेष नहीं था। महारानी की शोभा यात्रा के आरंभ में झूलों से सजे हुए ऊंटों पर अनेक सैनिक राज पताकाएं लिए महारानी का जयघोष कर रहे थे। उनके पीछे बंदी और चारण कलिंग के प्रतापी वंश की बिरुदावली गा रहे थे। महारानी के पीछे हाथियों पर क्रमशः महाअमात्य आचार्य सुकंठ, महासेनापति आर्य भद्रकीर्ति, राजगुरु, कोषाध्यक्ष, राजसखा, नगर सेठी, सौमित्र और राज परिषद के सदस्य थे।
तत्पश्चात रथों, शिविकाओं और घोड़ों पर अन्य राज सम्मान प्राप्त जन थे। महामात्य कलिंग की राजेश्वरी के वैभव प्रदर्शन द्वारा प्रजा में उनकी शक्ति और सामर्थ्य का विश्वास बैठा देना चाहते थे। असंख्य कंठों से महारानी की जय घोष का नारा गूंज उठा। भवनों, अटारियों और हवेलियों की छतों और छज्जों से महारानी पर फूलों, फूलमालाओं, तिल, चावल की वर्षा हो रही थी। महारानी का हौदा फूलों और फूलमालाओं से ढक गया। अमिता अपनी ओर फूल और मालाएं फेंके जाने पर प्रतिकार में फूल और मालाएं प्रजा पर फेंक रही थीं। जो फूल उन्हें अच्छा लगता उसे कुछ समय के लिए अपने पास रख लेती। एक अटारी की छत से श्वेत फूलों की बहुत सुंदर गुथी हुई माला अमिता के सम्मुख आ गिरी। अमिता माला से बहुत प्रसन्न हुई। उसने माला को कंठ में पहन लिया और प्रतिकार में अपने कंठ से मोतियों का एक हार उतार कर फेंक दिया। इसके पश्चात बालिका महारानी फूलों के प्रतिकार में प्रजा की ओर मोतियों, रत्नों की मालाएं फेंकने लगी। हिता बार बार महारानी को रत्न फेंकने से रोक रही थी। हिता के कहने से भी महारानी फूलों के प्रतिकार में रत्न फेंकने का खेल छोड़ने के लिए न मानी। महारानी की दानशीलता और उदारता देखकर प्रजा श्रद्धा से विभोर होकर तुमुल स्वर में उनका जय जयकार करने लगी। प्रजा के जय जयकार करने से अमिता का रत्न फेंकने का उत्साह और बढ़ गया। अमिता किलक किलक कर रत्न और मणिमुक्ता प्रजा की ओर फेंक रही थी और प्रजा महारानी की उदारता और दानशीलता का जय घोष ऊंचे स्वर में कर रही थी। महाअमात्य की कंचुकी ने संदेश दिया कि कोषाध्यक्ष आर्य राजधन फेंके जाने से चिंता प्रकट कर रहे हैं। महाअमात्य ने उन्हें उत्तर भेजा, ये राजधन का सदुपयोग है। कलिंग पर मगध के आक्रमण के प्रतिरोध में राजकोष में पड़े रत्न और मणिमुक्ता सहायक न होंगे। महारानी के प्रति प्रजा की श्रद्धा ही उस आक्रमण के प्रतिरोध में सहायक होगी। महारानी का दर्शन पाने के लिए राजपथ पर अपार भीड़ थी। शोभा यात्रा की गति अति मंथर हो गई। महारानी के होदे में बैठे बैठे बालिका का अंग अंग व्याकुल हो गया। वो बार बार हिता और कंचुकी से भूमि पर उतार दिए जाने की इच्छा प्रकट कर रही थी। कंचुकी और हिता जैसे तैसे बालिका महारानी को बहलाकर हौदे में बिठाए हुए थे। एक अटारी से नीले कमल का अधकिला फूल महारानी के हौदे पर आ गिरा। अमिता का हाथ उस फूल की ओर बढ़ गया। हौदा फूलों से भरा होने के कारण नीला कमल फिसल कर नीचे मार्ग पर गिर गया। महारानी के हाथ ना आया। अमिता ने पुकारा, हथनी रोको, हम फूल लेंगे। हिता कंचुकी ने अमिता को बहुत समझाया पर वो न मानी। अनुरोध पूरा न किए जाने की क्रोध में हिता को मारकर स्वयं भी रो पड़ी। महाअमात्य ने अव्यवस्था देखकर कंचुकी और हिता की ओर क्रुद्ध दृष्टि डाली। कंचुकी ने अभयदान मांगा और कहा, बालिका 3 घड़ी से अधिक समय से हौदे में बैठी हैं। ये बाल प्रकृति के लिए विकट यातना है। उनका शरीर विवश हो गया है। महाअमात्य स्वयं 1 पहर तक आसन पर बैठे रहने की थकान अनुभव कर रहे थे। बालिका तो उस कर्तव्य को समझती नहीं थी। महारानी का प्रजा के सामने रोना अशुभ, अपशगुन और राज्यशक्ति का अपमान होता। महाअमात्य ने महासेनापति से परामर्श किया। दोनों ने स्वीकार किया। राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ, इनमें से किसी एक का भी उपाय कठिन है। यहाँ तीनों हठ एक साथ हैं। प्रजा के सम्मुख महारानी के रोने की अपेक्षा उनका क्रीड़ा के पथ पर उतरकर फूल लेना अच्छा है। महामात्य की अनुमति से महारानी की हथनी बैठा दी गई। कंचुकी और हिता पथ पर उतरे। कंचुकी ने अमिता को हाथी से उतार लिया। महारानी को अपने बीच पाकर प्रजा ने और भी अधिक उल्लास से जयध्वनि की। महारानी के लिए स्थान करने के लिए सशस्त्र राजपुरुषों ने प्रजा को पीछे हटाया। प्रजा पीछे धकेले जाने पर भी महारानी का बाल रूप समीप देख गदगद हो उठी और भूमि स्पर्श से उन्हें प्रणाम करने लगी। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।